सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। कैलाश सत्यार्थी की किताब दिया सलाई मेरे हाथ में है। यह लगभग 400 पृष्ठ की किताब है। मूल्य इसका 599 रुपया है। राजकमल पेपर बैग्स में पहला संस्करण इसका इसी साल 2025 में छपा है। जिन लोगों को अपने समकालीनों में जिन लोगों को जानने का सौभाग्य मुझे मिला और जिनके निकट कुछ समय रहने का थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है मुझे अवसर मिला, उनमें से एक कैलाश सत्यार्थी हैं। दो मौक़ों पर मैं कुछ देर उनके साथ रहा। एक बार कांची के शंकराचार्य जी के द्वारा उनको और मुझे कोई सम्मान एक साथ दिया जाना था। उस सिलसिले में उनसे मिलने के लिए एक ही समय संयोगवश हम लोग कार्यक्रम के पहले पहुँचे। उस समय मैं कुछ देर उनके साथ था। उस समय कोई विशेष बात उनसे नहीं हो पाई। मंच पर सम्मान ग्रहण करते समय मैं उनके साथ था। दूसरा अवसर इसी वर्ष विदिशा में आचार्य विजय बहादुर सिंह द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गंगा श्री न्यास की ओर से जो बड़ा कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, उसमें मैं और वे एक साथ थे मंच पर। उसके पहले उसके बाद में भी कुछ देर उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बहुत स्नेह के साथ सम्मान के साथ अपनी एक किताब भी मुझे इस अवसर पर दी। दिया सलाई यह उनकी आत्मकथा है। इसके पीछे आशय कैलाश जी का यह है कि छोटी सी दिया सलाई किसी मोमबत्ती या दिए को प्रकाशित करती है। दिया सलाई की एक सीख उस तरह से घने अंधियारे को एक क्षण भर में एक काड़ी से जली ज्योत जीत लेती है। अंधेरे के बीच जलने वाला दिया, जैसा वे कहते हैं, हमें अपने संसार के अस्तित्व का बोध कराता है। हमारी आंखों की सार्थकता का भी प्रमाण वह बनता है। एक दिया सलाई अनगिनत दिए जला सकने की सामर्थ्य हमें देती है और वो उजाले की अनंत संभावनाओं की इबारत का पहला अक्षर भी लिखती है। अपने आप को उस प्रकार की दिया सलाई बना देते हैं कैलाश सत्यार्थी। दिया सलाई का बिंब उनके मन में बचपन से रहा होगा। हम लोगों को भी दिया सलाई बहुत आकर्षित करती थी। दिया सलाई जब घर में आई तो लगा जैसे चमत्कार हो गया। उसके पहले चूल्हे किस तरह से जलाए जाते थे गाँव में, वो एक अलग कथा है। पर दिया सलाई के आते ही जीवन की धाराएं बदल गई और दिया सलाइयाँ इकट्ठी होती जाती थी तो उनको जोड़ करके हम लोग एक ट्रेन, चलती हुई ट्रेन बनाया करते थे। उससे कई तरह के खिलौने हम लोग बचपन में बनाया करते थे। यह समय हमने भी देखा है। मैंने 72 साल पहले 72 साल पहले देखा है। कैलाश जी कहते हैं कि बचपन में मेरे घर में बिजली नहीं थी, मोहल्ले भर में भी नहीं थी। मुझे और मेरे परिवार को हर रोज़ लालटेन या ढिबरी जलाकर रोशनी करनी पड़ती थी। बहुत सारे शब्द जो हमारी भाषा से गायब हो चुके, उनमें से एक शब्द यह है ढिबरी, जो हमारे घरों में खूब जलती थी। लालटेन तो कुछ खर्चीली पड़ सकती है मध्यवर्गीय परिवारों में, निम्न मध्यवर्गीय परिवारों में उसमें तेल अधिक जल सकता है। लालटेन से बड़ा एक लैंप होता था, उसमें बड़ा ग्लोब लगता था, वह तो एक लग्जरी हो जाता था हम लोगों के लिए। लालटेन का इस्तेमाल ही ज़्यादा करते थे पढ़ाई लिखाई के लिए। और जब पढ़ना लिखना नहीं होता था तो जिस तरह से आजकल 0 वाट का बल्ब जलाते हैं बिजली की बचत के लिए, जलाते थे कुछ समय पहले तक, अब वह भी बदल गया। उस तरह से उस समय ढिबरी जलाई जाती थी। चिमनी भी उसको कहा जाता था, चिमनी या ढिबरी उसको कहते थे।
वो छोटी सी नन्ही सी चीज़ होती थी, बड़ी प्यारी सी चीज़ होती थी, उसमें इतना छोटा सा गोला लगाया जाता था। और कैलाश जी का जो अनुभव है वह हम सबका अनुभव रहा, जिन लोगों ने कस्बों में, बहुत छोटे शहरों में, गाँवों में वह समय देखा है कि कई बार एक शीशी के ढक्कन में छेद करके उसमें रुई की बाती घुसा करके, मिट्टी का तेल उस शीशी में भर करके, उससे भी हम, या कपड़े की बाती बना करके उससे भी हम अपनी ढिबरी बना लेते थे। लेकिन माचिस की तीली तो चाहिए ही, चाहे लालटेन जलाएं चाहे ढिबरी जलाएं। यह आत्मकथा कैलाश जी की दिया सलाई के इस चित्र के साथ आरंभ होती है। पहले अध्याय में वे जो वर्तमान में सबसे बड़ी घटना उनके जीवन में घटी उसके बयान से आरंभ करते हैं। 10 दिसंबर 2014 को दोपहर में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जो बर्फ़ से ढकी पड़ी है, हड्डियां जमा देने वाली सर्दी है पूरे शहर में, लेकिन नोबेल पुरस्कार उनको शांति का दिया जाना है। पूरे शहर में उत्सव का माहौल है। मलाला यूसुफजई उनके साथ हैं। नोबेल कमेटी के सदस्य सिटी हॉल के मंच पर विराजमान, और मलाला के साथ कैलाश जी बैठे हुए हैं मंच पर, रोमांचित हैं कि यह वे कुर्सियां हैं जिन पर कभी बैठ कर के मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, आर्क बिशप डेसमंड टुटू, दलाई लामा, मदर टेरेसा जैसी महान विभूतियों ने यही सम्मान या पुरस्कार ग्रहण किया है। खचाखच भरा हुआ हाल है। विश्व की बड़ी विभूतियां विराजमान हैं। नॉर्वे के राजा हैं, रानी है, राज परिवार है, सांसद है, देश विदेश के अति महत्वपूर्ण अधिकारी और गणमान्य जन हैं। कैलाश सत्यार्थी के कुछ परिवार के लोग हैं। एक कुर्सी खाली है जो किसी बच्चे के लिए छोड़ी गई है कैलाश जी के अनुरोध पर। अगले किसी अध्याय में कैलाश जी बताते हैं कि इसके पहले मुझे एक बड़ा सम्मान 1995 में रॉबर्ट एफ कैनेडी ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला था। उसकी खबर विदिशा के अखबारों में छपी। विदिशा में उनका परिवार, विदिशा में उनकी पढ़ाई हुई। खबर छपी तो माँ मोहल्ले भर में मिठाई बांट करके आई, और उन्होंने मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम पर मिलने वाली पेंशन के सारे रुपये बैंक से निकाल कर मिठाइयाँ खरीदी और बांटी। कैलाश जी बताते हैं कि मेरे कामों की खबरें अखबारों में आने लगी। मेरे बड़े भाई अपनी पुरानी साइकिल लेकर हर दोस्त को यह खबर दिखाने जाते। ये भाई थे जो अपनी दवाइयाँ तक खरीदने में कंजूसी करते थे, पर चाय की किसी सस्ती सी दुकान पर पहुंचकर बड़े गर्व से अपने दोस्तों को अखबार दिखाते हुए, चाय पिलाते हुए यह बताना नहीं भूलते कि यह साइकिल अपने स्कूली दिनों में कबाड़ की पुरानी साइकिलों के पुर्जे जोड़कर उनके छोटे भाई कैलाश ने बनाई। नोबेल शांति पुरस्कार लेते समय कैलाश वाजपेयी अपनी माँ के, कैलाश सत्यार्थी अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, अपने बड़े भाई के बारे में सोचते हैं, अपने दिवंगत पिता के बारे में सोचते हैं। किस तरह से नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते समय क्या क्या घटा। नोबेल पुरस्कार समिति के सदस्यों को यह आश्चर्य है कि उन्होंने कोई शर्तें नहीं रखी कि क्या क्या इंतजाम होंगे, क्योंकि इसके पहले जिन महानुभावों को नोबेल पुरस्कार दिया गया उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं अपेक्षित होती थीं। इस तरह की कोई फहरिस्त उनकी ओर से नहीं आई। केवल एक अनुरोध आया था कि एक छोटे से बच्चे के लिए एक कुर्सी पहली कतार में खाली रखी जाए, क्योंकि जिन बच्चों के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर काम किया है उनका प्रतीक वह बने। पहली बार वेद मंत्र बोले गए नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते समय किसी पुरस्कृत व्यक्ति के द्वारा। हिंदी में कुछ वाक्य बोले गए पहली बार, यह कुछ अनहोनी सी हुई। वो करुणा का दर्शन जो कैलाश सत्यार्थी बनाते हैं अपने जीवन में, अपने कर्म में और शब्दों में, उसको व्यक्त करने का प्रयास वे करते आ रहे हैं, उसको व्यक्त उन्होंने किया।
ये हम लोगों ने दूरदर्शन पर कैलाश जी को और मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करते हुए देखा था। और एक थोड़ी सी बात अजीब सी लगी थी कि मलाला जी को कैलाश सत्यार्थी बड़े प्रेम से बेटी कह रहे हैं, वो मलाला निर्विकार बेटी हैं। मुझे लगा कि ये तो कुछ अधिक ही वे अपनी तरफ से कर रहे हैं, पर इस आत्मकथा से स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती। बड़ी मार्मिक स्थिति यह है कि एक दिन पहले ही पत्रकार वार्ता को ये दोनों संबोधित कर रहे हैं, तो किसी पत्रकार ने मलाला से कुछ संवेदनशील मामले पर पाकिस्तान को लेकर के सवाल पूछ दिया है। वो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। कैलाश जी इस तरह के बच्चों के लिए अभिभावक तुरंत बन जाते हैं। पितृत्व की भावना और मातृत्व भी उनके भीतर बहुत बहुत भरा हुआ है, जैसा उनको हमने देखा और जैसा उनकी किताब से उनका ये चेहरा सामने आता है। तो बताते हैं कि मैंने अपने स्वभाव के अनुसार मलाला से पूछा कि अगर तुम चाहो तो मैं जवाब दिए देता हूँ, लेकिन इसके लिए क्या मैं तुम्हें अपनी बेटी कह सकता हूँ? मलाला ने तो तुरंत कह दिया कि जी क्यों नहीं। लेकिन कैलाश बताते हैं कि अपने सामने बैठे अब्बू से पहले पूछ लो, क्योंकि मुझे अगर अब्बू मानोगी तो अब्बू कहकर पुकारना भी पड़ेगा। तो अपने अब्बू से पहले पूछो कि क्या ऐसा करूं? कैलाश जी ने उसके पिता से पूछा, उन्होंने भीड़ में से हाथ हिलाकर हामी दी। तब मलाला ने कैलाश जी को अब्बू कहकर बुलाया। कैलाश जी कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखे हुए उसकी तरफ से पत्रकार के सवाल का जवाब दिया। कई लोगों को लगा कि नाटकबाजी हो रही है, खाली कुर्सी छोड़ना। उनका जिन कागजातों पर वो अपना वक्तव्य लिख करके लाए थे, वे कहीं रख गए, गुम हो गए एन वक्त पर। यह सब नाटक था, लेकिन बहुत खूबसूरती से चला सब कुछ। लोग मुग्ध होकर सुनते रहे कैलाश जी को, जैसा हमने टीवी दूरदर्शन पर भी देखा था। पर यह सब सहज रूप में ही घटित हुआ, नाटक नहीं था। यह तो एक किताब जो सच्चाई का बयान है, बताती है। नोबेल पुरस्कार ग्रहण करने के कुछ दिन पहले ही कैलाश जी ने राष्ट्रपति को लिखा था कि मैं यह पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित करना चाहता हूं, और इसका मेडल मैं भारत माता को समर्पित करते हुए आपको देना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी चकित हुए कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। और जब यह समारोह घटित हुआ राष्ट्रपति भवन में, तो वे चकित होकर के अवाक देखते रहे और उस मेडल को देखते रहे कि सचमुच में दे रहे हैं, असली है क्या, और गदगद हुए। मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए कैलाश जी, ऐसा उन्होंने कहा। ये तो इन्वर्टेड कामा में उनका वाक्य यहाँ उद्धृत किया गया है, इसलिए प्रणव जी ने कहा ही होगा, प्रणव मुखर्जी ने, कैलाश जी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसके बाद अपने बचपन की दास्तान, अपने शहर की, अपने परिवार की दास्तान आत्मकथा में आरंभ करते हैं। बहुत अच्छी बुनावट इसकी है आत्मकथा की, बहुत अच्छी खूबसूरत शैली में कैलाश जी बयान करते हैं, और कम आत्मकथाएं इस साफगोई के साथ लिखी गई हैं। गांधी जी की आत्मकथा की बार बार याद आती है इस आत्मकथा को पढ़ करके। कई मायनों में गांधी जी जो कर रहे हैं उसी को कैलाश जी अपने जीवन में आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में क्लास में जाते समय बाहर एक लड़के को जूता पॉलिश करते हुए देखते हैं, तो एक दिन अपने टीचर जी से पूछ लेते हैं कि वो लड़का बाहर जो बैठा हुआ है हमारे साथ क्यों नहीं बैठा है मास्टर साहब। मास्टर जी कहते हैं कि दुनिया ऐसी है, कुछ लोग यही काम करेंगे तो तुम लोग पढ़ोगे। पर इससे उनको संतोष नहीं होता है, वे कोशिश करते हैं कि वो लोग क्लास में आएँ। इस तरह की बहुत सारी हरकतें अपने बचपन में कैलाश जी करते हैं, जिनका कि बयान इस किताब में है। वे उस घर में रह रहे हैं जहाँ पर कि बड़े भाई पर वे निर्भर हैं, बड़े भाई की तनख्वाह पर अपनी पढ़ाई के लिए। हालत यह है कि टायर
अपने हाथ से काट कूट करके अपने लिए चप्पल खुद बना लेते हैं, लेकिन सपना देखते हैं कि मैं किसी अछूत माता के हाथ से भोजन बनवा करके सारे शहर को भोज कराऊंगा, और ऐसा इंतजाम भी कर देते हैं। इसके लिए कितनी जद्दोजहद करना पड़ी, कितनी हंसी उड़ाई गई, कितना कुछ झेला कैलाश वाजपेयी ने। वे स्कूल के छात्र हैं और वे ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा भोज उन्होंने आयोजित कर भी लिया। घर घर जाकर के गणमान्य जनों को आमंत्रित किया कि भंगिन माता भोजन बनाने को तैयार हो गई। किस तरह से तैयार हुई उसके लिए तो क्या क्या पापड़ नहीं झेलने पड़े, लेकिन वो माता आकर के भोजन साफ सुथरी होकर के आई और बनाया उन्होंने। सब कुछ रसोई सजी हुई थी, और जिन लोगों को न्योता दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, एक भी नहीं आया। कैलाश सत्यार्थी बताते हैं कि मैं फूट फूट करके रोने लगा। तब उसी माँ ने मुझे कंधे पर हाथ रख करके दिलासा दिया और समझाया। इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारे भावुक प्रसंग इसमें हैं। नोबेल पुरस्कार लेकर के जब वो लौटे, विदिशा शहर में सम्मान उनका होना था, जुलूस शहर में से गुजर रहा था, तो दो बुजुर्गवार जोर से उनको पुकारते हुए उन्होंने देखा कि उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसी धक्का मुक्की में वो चिल्ला रहे हैं कि कैलाश कैलाश भैया, क्या तू हमें पहचान नहीं रहा है? वो दो लोग वे थे जिन्होंने कैलाश सत्यार्थी के छात्रावस्था में बनाए बुक बैंक से किताबें ले ले करके पढ़ाई की थी और आगे बढ़े थे। ये बुक बैंक उन्होंने किस तरह से बनाया, ठेले पर किताबें लाद लाद करके ले गए, घर घर जा कर के किताबें इकट्ठी की। यह कैलाश वाजपेयी का बचपन है। धर्म और अध्यात्म की तरफ भी वे मुड़ते हैं, आर्य समाज में उनका रुझान होता है, संस्कृत पढ़ते हैं भारतीय विद्या भवन की परीक्षा दे करके, और मैंने देखा कि अच्छी शुद्ध संस्कृत वे बोल लेते हैं जब उद्धरण देते हैं कैलाश सत्यार्थी, और समझते भी हैं, सही समझ लेते हैं। नाथद्वारा के मंदिर में अछूतों को लेकर प्रवेश करने का मामला है, जिसमें जमकर जो मुदगर पहलवानों के होते हैं उनको लेकर के मंदिर का फाटक बंद करके जम करके धुनाई की गई, और मर सकते थे कैलाश जी और उनके साथ आए हुए लोग। उनके पीछे जो लोग गए थे वो चिल्ला चिल्ला करके पुलिस वालों से कहते रहे कि किसी तरह दरवाज़ा तोड़िए, वो लोग मार डालेंगे। ये पंडे थे, ये नाथद्वारा मंदिर के पंडे थे जो ये कर रहे हैं। किसी तरह जब निकल करके आ गए मरणासन्न हालत में, कैलाश जी चिल्ला रहे थे कि मेरे साथियों को खोजिए जिनको कि बुरी तरह मारा गया है, पीटा गया है। पुलिस वाले देख रहे थे कि ये तो कोई महत्वपूर्ण आदमी अब हो गया है, तो कह रहे थे आपको पहले अस्पताल ले जाएंगे, वो तो मिल जाएंगे। कैलाश जी जिद कर रहे थे कि मेरे साथी पहले खोजे जाएं। इस घटना की भनक राष्ट्रपति भवन पहुंचती है, तहलका सा मचता है। तब वेंकट रमन राष्ट्रपति कहते हैं कि मैं जाऊंगा अब उसी मंदिर में, और अछूतों को लेकर के मैं जाऊंगा। तब वे ही पंडे पुजारी राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं और उन्हीं अछूतों को मंदिर में उनकी आवभगत करते हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारे पंडे पुजारी हैं, ये हमारे मंदिर हैं। ये इस आत्मकथा से खरे खरे बेबाक सत्य सामने आते हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में छात्रावस्था में कैलाश वाजपेयी सम्मिलित हैं। भूमिगत उनको होना पड़ता है, प्रिंसिपल उनको चुपचाप समझाता है कि अभी छिपे रहो, नहीं तो जेल भुगतना पड़ेगा, सारी पढ़ाई ठप हो जाएगी। ऐसी ही स्थिति में चुपचाप रेलगाड़ी में बैठ करके वे दिल्ली चले जाते हैं, स्वामी अग्निवेश से मिलते हैं, नाम बदल करके रहते हैं। फिर सुमेधा से परिचय हो जाता है। अंततः इंजीनियरिंग की पढ़ाई वगैरह करके वो पहुंच जाते हैं कैलाश दिल्ली। वहाँ से एक पत्रिका निकालते हैं,
शोषित जनों के उद्धार के लिए बहुत अच्छे लेख उसमें वे छापते हैं। सुमेधा जी से प्रेम की बड़ी लंबी कथा इसके पहले, सुंदर कथा है, सच्ची कथा है, वह आती है क्या क्या उन्होंने नहीं किया प्रेम के लिए, और उनकी जीवन संगिनी कैसे सुमेधा बनी, इसकी भी अच्छी दास्तान इसमें है। लेकिन जो बड़े रोमांचक मोड़ इस आत्मकथा में आते हैं कि कोई किस तरह से तो साइकिल मिलती है, एक साइकिल का मिल जाना बड़ी मदद हो जाता है। कौन महिला हैं लक्ष्मी देवी जी जो एक साइकिल का प्रबंध करती हैं उनके लिए, पत्रिका बांटने के लिए। तो किस तरह से कोई वासल खान पंजाब से गुहार करता हो उनके पास एक दिन आ जाता है कि मेरी बेटी साबो को बचा लीजिए, ईंट के भट्टे वाले उसको बेच देंगे, कोठे पर बेच देंगे उसको। कैलाश सत्यार्थी को पहली बार पता चलता है कि कई बच्चे जो गांव से या तो खरीद कर या बहला फुसला कर कुछ रुपए का लालच देकर के ईंट के भट्टों में लगा दिए जाते हैं, उनसे उनका बचपन हमेशा के लिए कैसे छीन लिया जाता है। उनमें लड़कियां भी होती, उनके साथ साथ क्या क्या किया जाता है, और फिर उन्हें बेच भी दिया जाता है। यह कई जगहों पर ईंट के भट्टों पर यह चल रहा है। वे उस सरहिंद में उस ईंट के भट्टों से कई बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों लड़कियों को छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। उन पर जानलेवा हमला होता है, जान बचाने के लिए अपने साथियों के साथ भागते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है रण। एक बार रण छोड़ होकर के फिर उसी रण में पहुंचते हैं। जस्टिस पीएन भगवती बड़े आदमी थे, मैंने उनका स्मरण अपने वक्तव्यों में अन्यत्र भी किया है। वो इस घटना का संज्ञान ले लेते हैं और अंग्रेजी अखबारों में इसकी जब खबर छपती है दी ट्रिब्यून में, तो वे सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इस घटना का संज्ञान लेने के लिए कह देते हैं। तब जस्टिस पीएन भगवती स्वयं उनको बुलाते हैं और कैलाश जी उनको एक पत्र देते हैं, उसको भी जनहित याचिका की तरह स्वीकार कर लेते हैं। तब ऐतिहासिक फैसला देते हैं और ये बंधुआ मजदूरी से छुटकारे का अभियान शुरू होता है। जस्टिस भगवती के फैसले को लागू करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसमें मारपीट खूब होती है कैलाश सत्यार्थी के साथ, जानलेवा हमले होते हैं। उनके एक साथी धूमदास की हत्या देखते देखते गुंडे कर देते हैं। ये लोग खदान माफिया के लोग जो खदान में बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने वालों के साथ मारपीट करते हैं। उनके संबंध राजनीति में बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों से हैं। ये पूरा माफिया है जिसका कि सत्ता में बैठे लोगों से तंत्र जुड़ा हुआ है। लेकिन कैलाश वाजपेयी 2000 मजदूरों को तो इस पूरी जद्दोजहद में उस साल के अंदर मुक्त करा लेते हैं। बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराने के अभियान में बहुत सारे बच्चों को वे लेकर के आते हैं। एक रोमांचक अनुभव है। पहली बार सरहिंद से मुक्त करा कर के जिन बच्चों को लाए थे, उन्होंने उस ईंट भट्टे के बाहर की दुनिया ही नहीं देखी थी वर्षों से। वो कुछ जानते ही नहीं थे। वो बाहर आए तो ऐसे छोटे छोटे मेष शावकों की तरह भागने लगे दिल्ली की सड़कों पर। उनको रोकना मुश्किल था। उस दुनिया को देख करके बड़े चकित थे। इस तरह से उन बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। कैसे बाद में तो फिर बाल आश्रम कैलाश सत्यार्थी ने बनाया। इसके बाद सिलसिला चलता है कि ये जो कारपेट बनाने वालों का कारोबार है, उसमें कितने बच्चों को लगाया जाता है। कश्मीर में और दूसरी जगहों पर तो कई कंपनियां उसमें जिनके की बड़ा एक्सपोर्ट का कारोबार है, वो सारे छोटे छोटे बच्चों से कारपेट बनवा करके, क्योंकि स्त्रियां और बच्चे सस्ते में मिलते हैं मजदूरी के लिए। आदमी पुरुष मजदूरी ज़्यादा मांगते हैं, फिर भी काम ठीक से नहीं करते हैं।
बच्चे और स्त्रियां काम भी ज़्यादा कर देते हैं और मजदूरी आधी दीजिए, इसलिए सब बच्चों और स्त्रियों को ले जाते हैं सारे इस तरह के धंधों में, ईंट का भट्टा हो, कालीन बुनने का काम हो, या इस कारपेट में लगे हुए बच्चों को जिस तरह की यातनाएं दी जाती हैं, उनको लोहे की राड से पीटा जाता है, उन सब बच्चों को निकाल करके कैलाश सत्यार्थी लाते हैं। लेकिन उनके ऑफिस में मुस्तंडे धड़धड़ाते हुए गुंडे एक दिन घुस आते हैं, किवाड़ बंद करके पिटाई शुरू कर देते हैं और बार बार इस तरह के हमले होते हैं। पर जस्टिस पीएन भगवती और रंगनाथ मिश्रा, जो उस समय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, संयोग से दोनों व्यक्तियों के साथ कुछ देर बैठने का, बात करने का अवसर मुझे मिला। दोनों को मैं देखता रहा हूँ कि कैसे लोग हैं, कितने संवेदनशील हैं। तो यह कालीन उद्योग से बच्चों की मुक्ति के लिए जो जद्दोजहद या प्रयास कैलाश सत्यार्थी करते हैं, उसमें अंततः ये जो कारपेट बनवाने वाली कंपनियों के मालिक हैं, तैयार हो जाते हैं बातचीत के लिए। एक बड़े हाल में सभा हो रही है, उसमें बातचीत चल रही है। तभी कैलाश सत्यार्थी के एक शुभचिंतक उनके हाथ में एक पर्ची देते हैं कि आपको मारने के लिए 2 शूटर, जिनको कि जेल से केवल इस काम के लिए छुड़ा करके लाया गया है थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप यहाँ पर कुछ धक्कम पेल मचाई जाएगी, उसमें वे आपको शूट करके भाग जाएंगे, इसलिए आप चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल लीजिए। कैलाश सत्यार्थी वह पर्ची अपने बगल में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, उस सभा के आयोजक, उनको दे देते हैं। शांत बैठे रहते हैं। जब उनको बोलने का अवसर आता है तो यही कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि मुझे शूट करने के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस सभा के बाद मुझे मार डाला जाएगा, लेकिन बाल मजदूरी, कालीन उद्योग और कैलाश सत्यार्थी एक साथ जीवित नहीं रह सकते। इनमें से किसी एक को मरना पड़ेगा। तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। इससे तो बड़ा बावेला मचता है। जो शूटर हैं वे सचमुच में भागते हैं वहाँ से। उनको लगता है कि हमको तो पहचान लिया गया है, और इसका नतीजा यह होता है कि कम से कम 3 कारपेट कंपनियों के जो मालिक हैं, जो कि कैलाश जी से बात करने के लिए वास्तव में इच्छुक थे, वे उनके पास अलग से आते हैं और रोने लगते हैं। और वे कहते हैं कि हम सारे बच्चों को मुक्त करने को तैयार हैं। एक योजना आप ऐसी बनाइए कि हमारा कारोबार बंद न हो। कैलाश वाजपेयी को देशद्रोही खूब कहा जाता है। वे भारत के व्यवसाय को ठप्प करना चाहते हैं, जो हमारा एक्सपोर्ट का धंधा है। ये सारा प्रचार उनके खिलाफ खूब किया जाता है और सरकारों में बैठे हुए लोग भी इसको मान लेते हैं। इस तरह के प्रसंग इसमें खूब हैं। यहाँ तक कि चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैलाश वाजपेयी के बारे में स्वीकार कर लिया कि ये तो कोई देशद्रोह का काम कर रहा है। उनको किसी तरह समझाना पड़ा बार बार कि ऐसा मेरा इरादा नहीं है, मैं केवल बच्चों को मुक्त कराना चाहता हूँ। एक बड़ी योजना बनाई गई कि कारपेट का काम चलता रहे, रग बनाने का, और बच्चों पर अन्याय अत्याचार न हो, उन पर उनका बचपन न छीना जाए। तो ये जो बचपन छीन लिया गया है बच्चों से, इस अभियान में राजनीति के कई लोगों ने सहयोग भी दिया कैलाश सत्यार्थी को। उन्होंने बहुत मुक्त कंठ से प्रशंसा की है इस आत्मकथा में। सोमनाथ चटर्जी की, अर्जुन सिंह की, मुलायम सिंह यादव की, लालू प्रसाद यादव की, सुषमा स्वराज की, उमा भारती की, रीता बहुगुणा जोशी की, हरकिशन सिंह सुरजीत की, अतुल अंजान की। ये सब लोग अलग अलग पार्टियों के नेता हैं जो उनके साथ भी आ गए। मनमोहन सिंह ने, उनकी सरकार में रीता बहुगुणा जोशी ने, जो कि उनकी बहन हुई मुँह बोली, इन सब ने मदद की। इनसे परिचय भी काम में आया। इस तरह की बहुत सारी लड़ाइयाँ, कितनी जद्दोजहद से, कितने संकट झेलते हुए कैलाश सत्यार्थी ने जीती, उसका बयान यह किताब है। और
यह हमारे समय की एक बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण किताब है, पठनीय किताब है, और एक ऐसे आदमी के द्वारा लिखी गई जो हमारी और आपकी तरह बहुत साधारण पृष्ठभूमि से, जैसे हम लोग आए, शिक्षक पिता की संतानें, कई छोटे भाई बहन, बहुत आर्थिक संकटों के बीच में जिन्होंने पढ़ाई की है, छोटे कस्बों से, गांवों से, शहरों से आए हुए लोग, उन्हीं में से कोई कैलाश सत्यार्थी बनता है। कैसे बनता है उसका बयान ये किताब है। जिस तरह से कि ठीक इस तरह का बयान इसके पहले एक अद्भुत बयान मेरे सत्य के प्रयोग किताब में महात्मा गांधी का है। दोनों की तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अर्थ में गांधी के काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा जिस तरह से कैलाश वाजपेयी ने हमारे समय में लिया है, वह याद करने लायक है। उसकी ताईद हम करते हैं। एक और किताब मेरे हाथ में है, यह भी उसी तरह की बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। यह मकबूल फिदा हुसैन की जीवनी, मकबूल फिदा हुसैन जीवनी और विचार, अखिलेश की यह किताब है। किताब में पढ़ गया, तब तक भी मैंने इसके आवरण पर जो चित्र है, रेखा चित्र है, वो नहीं देखा था, क्योंकि रेखाएं भर हैं और लगा ही नहीं कि कोई चित्र भी है। किताब लगभग पूरी पढ़ गया, तब इनर कवर पर देखा कि इसमें जो लिखा हुआ है कि आवरण मकबूल फिदा हुसैन का है, तब ध्यान से देखना पड़ा। ध्यान से देखना पड़ता है और देखना आना चाहिए। ये तो मकबूल फिदा हुसैन ही है, सचमुच में मकबूल फिदा हुसैन ही है। रेखाएं अमूर्त होती हैं, वो कैसे मूर्त करती हैं। ये जो मकबूल फिदा हुसैन की कला है कि वे अमूर्त में से मूर्त को प्रकट करते हैं। और ये चित्र भी मुझे अच्छा लगा, जिस तरह से उनके कई रेखा चित्र मुझे बहुत अच्छे लगे। सारी रेखाएं अमूर्त हैं, वे अलग अलग बिखरी हुई भी लगती हैं। कोई भी रेखा किसी से जुड़ भी नहीं रही है, अलग अलग बिखरी हुई रेखाएं हैं, लेकिन सब मिलकर के मकबूल फिदा हुसैन को बनाती हैं। और हुसैन क्यों बड़े चित्रकार हैं, कैसे वे काम करते हैं, क्यों वे विश्व के सबसे बड़े चित्रकारों में से एक हैं, इसको जानना हो तो एक चित्रकार के बयान से समझना चाहिए। अखिलेश जो उनके साथ बहुत वर्षों तक रहे, 1974 से उनके निधन तक सालों साल उनके पास जाते रहे। जब जब उन्होंने फ़ोन कर दिया उनके पास पहुंच गए, जहां वो थे वहां पहुंच गए। लिखते रहे, उनके आत्मकथा के अंश संकलित करते रहे, उन पर खूब लिखते रहे। यह अखिलेश की किताब है। इसको पढ़ते हुए एक शेर मुझे याद आया। ये शेर मुझे त्रिलोचन जी ने सुनाया था और उन्होंने कहा कि शमशेर बहादुर सिंह का लिखा हुआ है। त्रिलोचन जी हिंदी के सबसे बड़े गप्पी कवियों में से भी हैं। वे अच्छी गल्प रचते हैं। बातचीत जब रचते थे, जब बातचीत करते थे, तो मुझे पता नहीं कि शमशेर जी का सचमुच में यह शेर है या नहीं। उनकी जितनी किताबें मैंने पढ़ी उनमें तो यह नहीं था, पर एक बार मैंने त्रिलोचन जी के मुंह से यह शेर सुना और मुझे जैसा सुना वैसा याद है। हो सकता है कि मुझे गलत याद रहा हो। शेर यह है कि मैं तेरी बज़्म में यूं ही बिरह ना पा गया था, खबर नहीं कि मेरे साथ एक जहां गया था। तो त्रिलोचन जी जानते थे कि मुझे उर्दू कुछ आती नहीं है, तो उन्होंने समझाया भी कि बिरह ना पा मतलब बगैर जूता पहने, बगैर उपानह या जूता धारण किए मैं आपकी सभा में बज़्म में पहुंच गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पीछे पीछे एक सारा संसार चला आया है। त्रिलोचन जी से सुनने के बाद इस शेर का मेरे ऊपर बड़ा असर रहा है। मेरी किसी कहानी पर बड़ा असर इसका है। ये शेर मुझे याद इसलिए आया कि इसमें बिरह ना पा यह शब्द आया है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो बगैर जूता पहने हुए आदमी के लिए यह शब्द है।
और एक प्रसंग मकबूल फिदा हुसैन के बारे में जो मैंने किसी अंग्रेजी अखबार में किसी साल पढ़ा था, जब मकबूल फिदा हुसैन बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हो चुके थे और उनके सरस्वती वाले चित्र पर उतना बावेला नहीं मचा था, लेकिन वे विश्वविख्यात चित्रकार हो चुके थे। पिकासो की बराबरी के चित्रकार वे माने जाने लगे थे। पिकासो के साथ उनकी चित्र प्रदर्शनियाँ होती थीं। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण भी शायद तब तक मिल चुका था और राज्यसभा के नामित सदस्य भी बन गए थे, जैसा कि 5 साल या 6 साल वे रहे भी। उसी दौर में मुंबई के किसी क्लब ने उनको अपने किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया। अखबार में उसकी खबर छपी कि क्लब में जब घुसने लगे तो उनको उस क्लब में जाने से रोक दिया गया। दरबान ने कहा कि आप नहीं जा सकते। उनने पूछा, मुझे बुलाया गया है कार्यक्रम में, क्यों नहीं जा सकता? उन्होंने कहा, इसमें आप बगैर जूता पहने कैसे जा सकते हैं, आप नंगे पैर हैं। तो हुसैन साहब लौट गए तो उसके बाद अंग्रेजी अखबार ने खबर छाप दी। हिंदी अखबार तो इस खबर को नहीं छापता, लेकिन अंग्रेजी अखबार, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हिंदुस्तान टाइम्स शायद था, उस समय हम लेते थे, तो उसमें खबर मैंने किसी साल पढ़ी थी। ये खबर मुझे याद है। हुसैन साहब का मैं मुरीद भी हुआ, उनकी एकाध प्रदर्शनी मैंने देखी, इसलिए किताब मैं खरीद करके लाया अखिलेश की इसी प्रदर्शनी, पुस्तक प्रदर्शनी से, और मैंने इसको मन लगा के पढ़ा भी, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि विश्व का महान चित्रकार जो हमारी और आपकी तरह था, जो अखिलेश की तरह भी था, उसी तरह के बहुत छोटे परिवार में, संयुक्त परिवार है, पिता की कई बीवियां भी, कुछ भाई, कई भाई, बहुत संपन्नता नहीं है, उससे बीच से उठ कर के आया हुआ, जैसे कैलाश सत्यार्थी उसी तरह से उठे हैं। वो कैसे ये लोग बनते हैं, कैसे गांधी बन जाता है मोहनदास, वो भी तो वैसे ही आए थे पोरबंदर में उस परिवार से, यद्यपि भले ही कुछ संपन्न परिवार रहा होगा, लेकिन वही परिवार था, मध्यम वर्गीय परिवार, हमारे और आपके जैसा परिवार, हमारे परिवारों जैसा। हमारे जैसे लोग बचपन में जो थे, हमारे जैसे बच्चे जिन्होंने कि क्या क्या गड़बड़ियाँ नहीं की, क्या क्या बेवकूफ़ियाँ नहीं की हैं, वे लोग कैसे ऐसे बन गए, उसकी कहानी भी मैं समझना चाहता था। और कुछ चित्रकला जो मैं बहुत कम समझता हूँ, शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी बारीकियाँ बहुत नहीं समझता हूँ, और चित्र देखना चाहता हूँ, चित्र कैसे देखा जाए इसको भी जानना चाहता हूँ। इसलिए मैंने किताब पढ़ी, इससे मुझे समझना, कुछ समझ में आता है कि कैसे देखना चाहिए चित्रों को। जैसे बहुत सारे इस किताब के कई प्रसंगों में आता है कि कैसे देखना है चित्र को, कि किसी अच्छे चित्रकार का चित्र है। ये राजा रवि वर्मा का चित्र नहीं, उसको तो एक बार देख करके आप समझ जाते हैं कि क्या है, शकुंतला है और कोई देवी है, वो कैलेंडर वाली है। लेकिन ये यदि स्वामीनाथन का चित्र है और किसी बड़े चित्रकार का चित्र है, तो इनको बड़ा क्यों माना जाता है, इसको मैं कोशिश समझने की करना चाहता था। इसलिए इस किताब से कुछ मुझे ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन सभी लोगों को ये किताब पढ़ना चाहिए जो कला में रुचि रखते हैं। मकबूल फिदा हुसैन, जीवनी और विचार, राजकमल पेपरबैग से छपी है, इसी साल छपी है 2025 में, जो कि अब बीत रहा है। लगभग 200 पेज की किताब है। और अखिलेश जाने माने चित्रकार हैं, अच्छे गद्य लेखक हैं, अच्छे लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। इंदौर में, मध्य प्रदेश में वे रहे हैं, जहाँ मैं रहता हूँ उसके बहुत पास, और उनकी कई किताबें छपी हैं हिंदी में, हिंदी के अच्छे गद्यकारों में वे हैं। दरस पोथी, अचंभे का रोना शीर्षक नहीं, मकबूल फिदा हुसैन देखना, यह भी किताब का नाम है, उनके बारे में यह भी किताब का नाम है। रजा पर भी उन्होंने जीवनी लिखी है, स्वामीनाथन पर भी उनकी किताब है, मकबूल फिदा हुसैन पर उनकी अंग्रेजी में भी किताब है। मकबूल फिदा हुसैन पर लंबे समय से वे लिखते आ रहे हैं, और उन सब का संकलन भी ये किताब एक तरह से है, इसलिए संग्रहणीय किताब है। अनुवादक भी अच्छे हैं अखिलेश, और उन्होंने कई किताबों के अनुवाद किए हैं, संपादन भी उन्होंने किया है। उन्हें भारत भवन बिनाले सम्मान मिला है, रजा अवार्ड मिला है,
कला कौस्तुभ सम्मान भी मिला है, वागीश्वरी सम्मान मिला है, और भारत सरकार की आर्टिस्ट फेलोशिप से भी वे नवाजे जा चुके हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन के बारे में वे बहुत सारी जो बातें बताते हैं, जो प्रसंग मैंने बताया कि कैसे बम्बई के एक क्लब में बगैर जूता चप्पल पहने हुए हुसैन साहब पहुंच गए थे, तो उनको खाली लौटा दिया गया, घुसने नहीं दिया गया। लेकिन जब पद्मश्री लेने पहुंचे तो जाने दिया गया, क्योंकि लोग जानते थे कि ये तो मकबूल फ़िदा हुसैन है और ये नंगे पैर ही चलते हैं। लेकिन प्रेस ने तो हो हल्ला मचाया कि ये तो आचार संहिता के खिलाफ है, राष्ट्रपति की मर्यादा का भंग है, राष्ट्रपति का अपमान है। लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों नाटकबाजी की है। लेकिन बाद में लोगों को बताया गया कि उनका व्रत है 1964 में, वैसे भी नंगे पैर चलते थे जैसा जीवनी बताती है। वो बचपन से नंगे पैर खूब चलते रहे, लेकिन मुक्तिबोध से बहुत मित्रता थी। हिंदी कविता के बहुत मुरीद रहे हैं मकबूल फ़िदा हुसैन। और मकबूल फ़िदा हुसैन मुक्तिबोध की शव यात्रा में जब चल रहे थे तो उनके मन में यह संकल्प आया कि अब मैं चप्पल भी जो पहनता हूँ उसको हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। कैसे वो नंगे पैर चलते जाते हैं, सारी दुनिया में नंगे पैर घूमते हैं। एक अचरज की बात है, चाहे जितनी सर्दी हो चाहे जितनी गर्मी हो, मकबूल फ़िदा हुसैन हमेशा नंगे पैर चलते रहे और लंबी उम्र उन्होंने इसी तरह से बिताई है। दोस्ती उनकी थी, उनको लगा कि एक दोस्त की याद में एक चीज़ तो छोड़ूं। ये तो एक भावना की बात है, उसमें किसी की हंसी उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुसैन की चित्रकला के बारे में किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। और घोड़ों से उन्होंने चित्र बनाने की शुरुआत जब की, मुहर्रम में जो दुलदुल घोड़ा होता था उसको बनाया, लेकिन वही फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा उससे भी जुड़ता है। वह जो है शक्ति का प्रतीक कैसे बनता जाता है, वह रेखाएं, समुद्र मंथन से वो कैसे निकलता है घोड़ा। वो अखिलेश उनकी सारी चित्रकला की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये किसी घोड़े की नकल नहीं है, वह चित्रों में उस घोड़े का भाव, जिसको कि भरत मुनि ने भावानुकीर्तन कहा है, वह नकल नहीं हुआ करता है। और वो कविता जिस तरह से अनुकृति करती है, उसको फिर से रचती है। शमशेर अपनी काव्य पंक्ति में शाम को रचते हैं, एक पीली शाम, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता। ये मकबूल फ़िदा हुसैन उस शाम को अपने चित्र में उतारते हैं और इस पंक्ति को उसका शीर्षक भी बनाते हैं। कविता की भाषा और चित्र की भाषा, उनमें नज़दीकियाँ भी होती हैं। तो कई बार चित्र को देखते हुए फारसी का कोई शेर, उसके तर्जुमे में हुसैन कहते हैं, चित्र बनाते हुए कविता वे रचते हैं। वे कहते हैं कि चित्र बनाने लगूं तो आसमान को अपने हाथों से पकड़ लेना, क्योंकि मैं अपने कैनवास के फैलाव से अनजान हूँ। अखिलेश ने जो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं मकबूल फ़िदा हुसैन के बारे में, उसमें से एक बात यह है कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि महात्मा गांधी के बाद मकबूल फ़िदा हुसैन दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को गहरे से जाना है। और यदि आप ठीक से मकबूल फ़िदा हुसैन की जीवन यात्रा को जानेंगे तो यह बात एकदम सही है, क्योंकि जितना गाँवों में हुसैन नंगे पैर घूमे, जितनी रामलीलाएँ उन्होंने देखी, और कई बार रामलीला में शिरकत करना उन्होंने चाहा, भारत के सांस्कृतिक वैविध्य से वे जितने रूबरू हुए, वो हुसैन की पहचान एक सच्चे भारतीय कलाकार की पहचान है। वे उन चित्रकारों में से नहीं हैं जो कि विदेश चले गए, जो कि फ्रांस में गए, जो कि पेरिस में बस गए, चाहे कितने ही बड़े वे चित्रकार हों, चाहे वे रजा साहब हों, चाहे वे सूजा साहब हों। लेकिन मकबूल फ़िदा हुसैन तो जिन गाँवों से, जिन शहरों से गुजरे थे, उन्हीं में रमते रहे, उन गाँवों में बार बार लौटते रहे, लोक चेतना और मिथकों को अपने चित्रों में गूंथते रहे। तो यह हम देखते हैं, और यह मकबूल फ़िदा हुसैन, उनकी जीवनी
जिसमें कि हम जानते हैं कि कैसे एक चिमनी का चित्र मकबूल फिदा हुसैन बनाते हैं। अभी मैंने कैलाश सत्यार्थी पर बात करते हुए ढिबरी पर बात की है। वो चिमनियों का कारखाना जो उनके दादा या नाना बनाते थे चिमनियाँ, उसमें जा जाकर बचपन में देखते थे। वो चिमनी बना नहीं पाते थे बचपन में, मकबूल बनाने की कोशिश उन्होंने बहुत की, लेकिन उनको लगा कि कागज़ पर पेंसिल से बनाऊंगा तो चिमनी बन जाएगी। उस चिमनी में मैं रोशनी भी डाल दूंगा, उसी चिमनी में मैं मिट्टी का तेल भी डाल दूंगा, उसी कागज़ पर, उसी चित्र में। ये जो चित्रकार करना चाहता है चित्र के द्वारा, तो पेंसिल की नोक से जादू सा निकलता है, उसको लगता है। पहली बार बचपन में ही चित्रकार के रूप में मकबूल फिदा हुसैन की पहचान उनके दोस्त करते हैं, जो चित्रकला में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं। वो इंदौर में कॉलेज में पहुंचते हैं, अपने चित्रकार रूप को वे संवारते हैं। वहाँ जाकर के देवलालीकर से, बेंद्रे से मिलते हैं, लाइब्रेरी में घंटों घंटों बैठते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, चुगताई के चित्र देखते हैं किस तरह से। और बहुत सारे रोमांचक प्रसंग भी हैं, वात्सल्य के, ममता के, मातृत्व के, अनुभूति के प्रसंग हैं, नई माँ के वात्सल्य के प्रसंग हैं, प्रेम के प्रसंग हैं। महमूदा भी जो बम्बई में उन पर प्रेम की वर्षा करती है, मातृत्व की धारा में उनको नहलाती हैं। और फाजिला से पहला प्यार, उसके प्रसंग है, जहाँ पर मुंबई में वो फिल्मों के पोस्टर बना रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए, दूसरी तरफ पेंटिंग्स भी अपने बना रहे हैं। लेकिन हुसैन को देखते हुए अखिलेश को लगता है कि रचनात्मकता के अलावा और कुछ भी नहीं। रचनात्मकता की जीती जागती प्रतिमा जैसे वे हैं, जीता जागता चित्र वे हैं। गजगामिनी फिल्म कैसे बनी, इसका भी बड़ा बयान यह किताब है। यह पूरी फिल्म जो है वन मैन शो है, और 6 करोड़ रुपया हुसैन ने उसमें अपना लगा दिया। पैसा नहीं था पर लगाते गए, जहाँ से जिस स्रोत से जो पैसा मिला। और डिस्ट्रीब्यूटर्स उस फिल्म को खरीदना चाह रहे हैं, उसका बड़ा शोर शराबा है, लेकिन हुसैन किसी को बेच भी नहीं रहे हैं, सबको मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मेरे चित्रों की प्रदर्शनी है, उस तरह से ये फिल्म एक प्रदर्शनी है, इसको प्रदर्शनी की तरह से कोई देखे। अखिलेश चित्रकला के सौंदर्य शास्त्र पर इसमें अच्छी बात करते हैं, चित्रकला को परिभाषित भी करते हैं, जो रंग, रूप, रेखाओं का अनुभवजन्य प्रकटन है, और जो किसी विशेष कारण से पैदा नहीं होता है, इस तरह का कोई प्रयोजन सोच करके उसके पीछे नहीं होता है, जो सहसा आकस्मिक रूप से प्रकट होता है, जो मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों को देखते हुए भी लगता है। और वहाँ पर सौंदर्य बहुत विलासिता नहीं बनता है, जैसा कि राजा राम रवि वर्मा के चित्रों में है। बहुत अच्छी कड़ी समीक्षा राजा रवि वर्मा के चित्रों की, उनकी चित्रकला की अखिलेश ने इसमें की है, और बहुत खरी समीक्षा है। क्योंकि अगर आप मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों को समझ रहे हैं, तो आप राजा रवि वर्मा की कलई खुलती हुई पाएंगे। वो किस तरह से जो यूरोप की सतही यथार्थवादी कला है, उसकी भोंडी अनुकृति करके वे अपने चित्र बनाते हैं। उनकी देवियाँ, यूरोप की मेमें उन जो हैं, उनकी अनुकृतियाँ लगने लगती हैं, और कुछ वो बहुत अश्लील हो जाते हैं उनके चित्र। मैंने रवि वर्मा के चित्र नहीं देखे ध्यान से, पर जब अखिलेश को पढ़ा तो लगा कि वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देह के कटाव, उभार, उनको सायास इस तरह से बनाया गया है कि आप देह के कटावों पर, उभारों पर नज़र आपकी जाए, भले ही वे सरस्वती ही क्यों ना हो। एक मकबूल फिदा हुसैन की सरस्वती जो केवल रेखाओं में बनी है, उसमें तो अमूर्त से ही मूर्त प्रकट हो रहा है। आपकी कल्पना है कि वो नंगी है, वो निर्वसन हो सकती है, नंगी तो नहीं है। नंगा होना और निर्वसन होना में अंतर है। महावीर स्वामी निर्वसन हो जाते हैं, लेकिन वे शुचितम और पावनतम हैं। अक्क महादेवी निर्वसन होती हैं, लेकिन वो नंगी मॉडल तो नहीं है। अक्क महादेवी तो महान संत हैं, कई संत होते हैं इस तरह से। खजुराहो की मूर्तियाँ निर्वसन हैं, लेकिन वे कुछ वस्तुएं बेचने वाले मॉडलों की तरह नंगे नहीं हैं, जो कुछ आधा ढकते हैं, आधा उभारते हैं, और अश्लीलता का प्रदर्शन करते हैं।
रवि वर्मा के चित्र उस परंपरा से आए हुए हैं, भले वे देवताओं के चित्र क्यों न बनाते हों। वो जो कैलेंडरी चित्र है वे भारतीय परंपरा के, भारतीय कला के मानकों के अनुसार वे चित्र नहीं हैं। यह अखिलेश उपपत्ति सहित इस किताब में बात करते हैं और इसलिए इस किताब को ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। सरस्वती जो हुसैन ने बनाई थी उस पर बावेला मचा और सरस्वती का रेखा चित्र उन्होंने बना करके रख दिया था। 10 साल तक तो कोई जानता ही नहीं था। एक परम मूर्ख सिरफिरा कोई आदमी जिसको मैं जानता हूँ, वो आयोग में कहीं चेयरमैन हो गया क्योंकि उसका संपर्क था। उसने मकबूल फ़िदा हुसैन से अपने दफ्तर के लिए कोई पेंटिंग बनवाना चाहा, क्योंकि मकबूल फ़िदा हुसैन ने इनकार कर दिया। सरस्वती बन के कहीं रखी, प्रदर्शित हो चुकी। उसकी कई साल बाद की ये घटना है कि उस सिरफिरे आदमी ने अखबार में मकबूल फ़िदा हुसैन के खिलाफ एक लेख लिख दिया कि उन्होंने नंगी सरस्वती बनाई है। उसके बाद उनकी बहुत बड़ी प्रदर्शनी पर हमला करके उनके करोड़ों के चित्रों को फाड़ फूड़ करके नष्ट किया गया। वो लोग देश पर कलंक हैं जिन्होंने ऐसा किया। सरकारें कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर सकी, यह उनका एक पाप है। और अंत में मकबूल फ़िदा हुसैन कतर चले गए। इस पूरी कहानी को मकबूल फ़िदा हुसैन का जाना हिंदुस्तान के बाहर क्या मतलब रखता है, इसको अखिलेश ने बहुत बखूबी इसमें बयान किया है। उस सब के लिए इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।